सभी को नमस्कार। मैं लालचंद कहार, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। आज की इस क्लास में सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने कवि भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन परिचय को समझा था। आज हम उनके रचना क्रम को समझेंगे और रचना क्रम के साथ ही हमारे पाठ्यक्रम में संकलित उनकी कविता गीत फरोश के विषय में कवि के मंतव्य और विचारों को भी समझेंगे। तो पहले हम इसमें काव्य कृतियों का परिचय पढ़ लेते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने 1956 में अपना पहला काव्य संग्रह गीत फरोश नाम से ही प्रकाशित करवाया था और ये रचना अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय हुई। इस संग्रह में 1930 से लेकर 1945 तक की कविताओं को संग्रहित किया गया है। इसके बाद में वर्ष 1968 में इनका संग्रह आता है चकित है दुख। 1968 में ही दूसरा संग्रह आया अंधेरी कविताएं। 1969 में गांधी पंचशती, 1971 में बुनी हुई रस्सी, 1973 में खुशबू के शिलालेख, 1974 में व्यक्तिगत, 1976 में अनाम तुम आते हो और परिवर्तन जिए, 1977 में इदम न मम और 1978 में त्रिकाल संध्या काव्य संग्रह कवि भवानी प्रसाद मिश्र के प्रकाशित हुए। त्रिकाल संध्या एक विशिष्ट प्रकार की कृति है और इस कृति में कवि ने अपनी कविताओं में शांति के साथ सच कहने का जो संकल्प लिया है, उस त्रिकाल संध्या की मूल वैचारिकता के साथ इसमें प्रस्तुत किया है। इस त्रिकाल संध्या काव्य संग्रह में 18 महीनों की आपातकालीन अवधि में भवानी प्रसाद मिश्र ने 26 जून 1975 से लेकर सुबह, दोपहर और शाम रोज एक कविता लिखना शुरू किया था और यही है त्रिकाल संध्या। 1 अगस्त 1975 तक लिखी हुई सारी कविताएं इस संग्रह में समाहित की गई है। इस संग्रह में 4 कोए उर्फ 4 होए एक ऐसी प्रतीकात्मक रचना है जो उसी प्रकार प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई जिस प्रकार इनका गीत फरोश रचना लोकप्रिय हुई। 1981 में इनका एक संग्रह आता है मानसरोवर दिन और तूस की आँख और कालजयी नाम के खंड काव्य वर्ष 1978 में आते हैं। शरीर, कविता, फसलें और फूल 1980 में, संप्रति 1922 में, नीली रेखा तक और 1984 में। जैसा कि अपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा भी था कि 1985 में कवि भवानी प्रसाद मिश्र का निधन हो गया था, तो 1984 तक इनकी काव्य यात्रा चलती है जो 1930 से शुरू हुई थी। 1930 से लेकर 1984 तक यानी कि लगभग 54 वर्षों का इनका रचना काल रहा है और इन 54 वर्षों में इन सारी रचनाओं में त्रिकाल संध्या और गीत फरोश बहुत विशिष्ट स्थान रखती है। कवि को इस रचना क्रम के लिए कई संस्थानों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है, जिसमें बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए वे साहित्य अकादमी से भी 1972 में पुरस्कृत हुए थे। इसके अलावा उन्हें गालिब पुरस्कार, दिल्ली साहित्य परिषद पुरस्कार, 1981-82 में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान तथा 1983 में मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से भी इनको पुरस्कृत किया गया था। भारत सरकार ने इनके पूरे संपूर्ण
साहित्यिक अवदान के लिए पद्मश्री अलंकरण से भी इनको नवाजा गया था। इस प्रकार कवि ने रचनाक्रम के साथ साथ सम्मान भी खूब प्राप्त किया और हर राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने इनको सम्मानित किया, कई संस्थानों ने सम्मानित किया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कुछ साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था और इन संपादन में कल्पना, सर्वोदय, गांधी मार्ग, गगनांचल जैसी पत्रिकाओं और ये कई वर्षों तक आकाशवाणी के साथ भी जुड़े रहे। कवि मिश्र जी ने संपूर्ण गांधी वाङ्मय का भी संपादन किया था। जैसे कि अपन ने इनके जीवन परिचय में पढ़ा भी था कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और गांधी दर्शन में ये विश्वास किया करते थे। तो इसी विश्वास की वजह से इन्होंने संपूर्ण गांधी वाग्य का संपादन भी किया। अब हम बात करते हैं गीत फरोश नामक इनके रचना संग्रह की। गीत फरोश काव्य संग्रह में ही गीत फरोश नाम की एक कविता है जो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है और ये सबसे चर्चित और लोकप्रिय कविता है, जिसके आधार पर पहले कविता संग्रह का नामकरण भी है। अधरों की मुस्कान के साथ बड़ा सूक्ष्म और सशक्त व्यंग इसकी विशेषता है कि यानी कि व्यंग की बात भी हंसते हंसते कवि इस कविता में कह देता है। गीत फरोश कविता में कवि ने अपने फिल्मी दुनिया में बिताए हुए उस समय को याद किया है जब कवि खुद गीतों का विक्रेता बन गया और इस विडंबना में वो पूंजीवादी और बाजारवादी व्यवस्था के बीच में अपने आप को पाता है और उसी व्यवस्था के विरोध में मुखर होकर ये कविता वो लिखते हैं। गीत फरोश कविता में कवि ने जिन कवियों, लेखकों और कलाकारों पर व्यंग किया है जो अपने निजी स्वार्थ के कारण अपनी कलम को गिरवी रखते हैं और अपने स्वाभिमान की उपेक्षा करते हैं, लेकिन व्यंग उन्होंने दूसरों के बजाय शुरुआत उसने सबसे पहले अपने ऊपर ही की है, क्योंकि इस गीत फरोश होने की पीड़ा को उन्होंने खुद भोगा था। क्योंकि जीवन परिचय पढ़ते समय हमने पढ़ा भी था कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र फिल्मी दुनिया में संवाद और गीत रचनाकार के रूप में काम करने के लिए गए थे, लेकिन थोड़े समय बाद में वहाँ से वो आ जाते हैं। चाटुकारिता में अपनी स्वाभाविक चेतना को मर्दित करते हैं। यह कविता उन लोगों पर भी कटाक्ष करती है जो अपना ईमान रूपी कविता बेचकर बड़े लोगों में स्थान पाते हैं। यद्यपि गीत बेचना पाप है, किंतु जब रचनाकार को समाज यथोचित सम्मान नहीं देता है तो गीतों को बेचना रचनाकार की व्यवस्था हो जाती है। देखिए साहब, कोई भी कवि रचनाकार अपनी काव्य रचना या गीत को तब तक नहीं बेचेगा जब तक कि उसके पास कोई बड़ी मजबूरी नहीं होगी, क्योंकि कवि विवश होकर ही अपनी कलम को बेचता है। क्योंकि व्यवस्था नहीं है तो वो नहीं बेचता। पूंजीवादी समाज में जो बाजार की मांग होती है उसी के अनुसार गीत, कविता सब लिखे जाते हैं। पूंजीवादी समाज सृजन को व्यावसायिकता में बदलकर कलाकार की नैसर्गिक प्रतिभा को मूल्यहीन कर देता है और बाजार की मांग के अनुसार ही उस कविता को रचना कर्म करने के लिए उसको कहता है। कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार कई किस्म के गीत बेचता है, मानो गली गली में फेरी लगा रहा हो। बड़े ही नाटकीयता के साथ गंभीर भावों को सहज ढंग से व्यक्त किया गया है। मस्ती और पस्ती दोनों के गीत भी लिखे हैं। मस्ती में पीला कुर्ता पहनकर और पस्ती में दर्द को स्याही से कागज पर बहाकर उन्होंने गीत लिखे हैं। कवि ने जन्म मरण के गीत लिखे हैं। कभी उसके गीत रूठते भी हैं, पर वह उन्हें मना लेता है, दिन रात लिखता है, क्योंकि दूसरों की पसंद पर उसकी कलम बिक गई है। कभी वह प्रिया को पास बुलाने के लिए गीत लिखता है और कभी भूख प्यास और दर्द भुलाने के लिए गीत लिखता है। कभी पहाड़ी पर गीत लिखता है, कभी एकांत में, कभी विजय के गीत और कभी शरण गीत। इस कविता में कवि जीवन की विडंबनाओं पर करुण आक्रोश बड़े गहरे स्तर पर उभरा है। स्वच्छंद कवि की सशक्त कलम कुछ दामों में बिक जाती है और इस तरह कवि की स्वतंत्र चेतना नीलाम सी हो जाती है। कवि व्यंग गहरा और व्यापक है। वह कहता है कि जहाँ समाज में व्यवस्था में ईमान बिकता है वहाँ गीतकार क्यों न
गीत बेचे। गीतकार के गीत बेचने पर आपत्ति क्या है? गीत उसके स्वयं के हैं। यहाँ समाज की विद्रूप स्थिति पर सीधा निशाना करता हुआ कवि कहता है कि कविता में रेशमी गीत, खादी का गीत, फिल्मी गीत, दिल बहलाने का गीत, पहाड़ी पर चढ़ जाने का गीत, किस्म किस्म के गीत वो बेचने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि बाजार और पूंजीवाद ने उसकी कलम को अपने पास गिरवी रख लिया है और उस मजबूरी में वो सब कुछ तरह की मांग के अनुसार गीत लिखता है, चाहे वो कैसा ही गीत हो। छंद बेछंद परक गीत, अमर गीत, तुरंत मरने वाला गीत, फिल्मी गीत, सोच समझ कर मर जाने का गीत, मरण का गीत, अकेलेपन का गीत, पित्त का गीत, वादी का गीत आदि सारे सब सांकेतिक है कि बाजार हमें क्या क्या नहीं करवाता है, क्या क्या नाच नहीं करवाता। जो रचनाकार अपने मन से के अब प्राकृतिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से अपनी रचना को करता है, वो अब बाजार की ज़रूरत के हिसाब से अपनी लेखनी चलाता है। वहाँ उसका रचनाकार दब सा जाता है, जैसे कि वो मर सा गया हो। कविता में, इस कविता में जैसे व्यंग के साथ साथ कवि की व्यवस्था और एक करुण स्पर्श इस कविता की प्रमुख विशेषता है कि मजबूरी में कितना ही बड़ा साहित्यकार, कलाकार क्यों ना हो, वो कुछ थोड़े से पैसों के लिए अपनी कलम को बेचने के लिए वो तैयार हो जाता है। शैली की दृष्टि से ये उनकी प्रतिनिधि रचना है। कवि की शिकायत है कि बेचारा वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, किंतु विडंबना यह है कि हमें हमदर्दी के साथ किसी के कष्टों को में सोचना, साधना भी नहीं आता। कवि जानता है कि गीत बेचना पाप है, किंतु पूंजीवादी व्यवस्था में कलम स्वच्छंद कहाँ है। कवि गीतकार और सृजनधर्मी कलाकार चंद थोड़े से रुपयों के लिए में भय और दबाव में लाचार होकर गीत बेचना करता है। कवि की पंक्तियाँ देखिए क्या कहते हैं। जी नहीं, दिल लगी को इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूट रूट कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना जैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूं। अब हम देखेंगे कि कवि ने इस कविता को लिखने के पीछे कवि का क्या मंतव्य था और उनके क्या विचार थे। दूसरा सप्तक की भूमिका में भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी सर्जन धर्मिता के लिए लिखा है कि मैंने अपनी कविता में प्राय वही लिखा है जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया है। दूर की कोड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने नहीं की है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र कविता सहज और स्वाभाविक अनुभूति का प्रतिफलन मानते हैं। कृत्रिम अनुभूति से कविता करना उनको स्वीकार नहीं है। पर पूंजीवाद और बाजारवाद ने कवि को इस प्रवृत्ति से विमुख होने के लिए विवश किया है। वह बाजार के इशारे पर बाजार के लिए सच्ची अनुभूति को दरकिनार कर सिर्फ पैसे के लिए, व्यवसाय के लिए कविता करने लगा है। यह कविता इसी व्यवस्था पर बहुविध व्यंग है। गीत फरोश कविता की पृष्ठभूमि में भी कवि ने अपनी इस व्यवस्था पर स्वयं कहा है कि गीत फरोश शीर्षक हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मैं पैसे को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं अपनी महत्ता प्रतिष्ठित करा लेता है। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास नहीं था, तो मैंने कलकत्ता में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। मैं कुछ लिखूं जिसका पैसा मिल जाए ये अलग बात है, लेकिन कोई मुझसे कहे कि इतने पैसे देता हूं तुम गीत लिख दो, तो ये गलत बात है। ऐसा कवि का विचार था कि वो मर्जी से लिखे हुए का कोई पैसा मिल जाए तो उसको स्वीकार किया है, लेकिन पहले पैसा लेके मतलब ऑर्डर से कविता लिखी जाए, गीत लिखा जाए, ये वो गलत मानते थे। ये स्थिति मुझे बहुत नापसंद है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आदमी की जो साधना का विषय है वह उसकी जीविका का विषय नहीं होना चाहिए। फिर कविता तो अपनी इच्छा से लिखी जाने वाली चीज़ है। इस तकलीफ देह पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता गीत फरोश, ये इसी तकलीफ में लिखी गई पृष्ठभूमि की कविता है गीत फरोश। यह कविता सर्वप्रथम अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुई थी। और इसी के साथ हम आज इस व्याख्यान को
यहीं विराम देते हैं, क्योंकि इस व्याख्यान के बाद हम इस कविता के कुछ प्रमुख हिस्सों की भावार्थ और व्याख्या करने के अगले व्याख्यानों में चलेंगे। तो पहला व्याख्यान हमारा कवि के जीवन परिचय पर था, और दूसरा व्याख्यान हमारा कवि के कृतित्व और गीत फरोश कविता के ऊपर केंद्रित था कि कवि के इस रचना के करने के पीछे क्या मंतव्य था, क्या विचार था। तो आज का ये व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए नमस्कार।